एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ दिनों बाद आप सभी के बीच एक नई अपडेट के साथ हाजिर हुई हूँ। और इस बीच जो है बहुत सारी अपडेट यहाँ पर सुनने को मिली है। जैसा कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर बहुत सारे खुलासे हुए हैं। जेपीएससी मेंस के रिजल्ट को लेकर क्या चल रहा है, अभ्यर्थियों द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है जिस वजह से आयोग पर, सरकार पर इसका प्रभाव पड़े, उन सारी चीज़ों को लेकर मैं आप सभी के बीच जल्द ही इंफॉर्मेशन या जो वीडियो है वो लेने के आने वाली हूँ। क्योंकि मैं आप सभी को मैंने बता दिया है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ। तो इस बीच जो है मैं कुछ ज़्यादा बिजी हो चुकी थी, जिस वजह से मुझे अभी पूरी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन जो है सही तरीके से नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें पता है, बट उस सारी चीज़ों को मैं खुद भी एक बार ठीक से समझने की और जानने की कोशिश करूंगी कि क्या चल रहा है जेएसएससी सीजीएल को लेकर या जेपीएससी मेंस के रिजल्ट को लेकर। और मैं चाहूंगी कि आप सभी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर क्या हो रहा है या जेपीएससी मेंस के रिजल्ट को लेकर क्या हो रहा है। वो सारी चीज़ें आप भी मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपडेट दे सकते हो। और मैं कोशिश करूंगी कि अपने आने वाले वीडियो में इन दो इंपॉर्टेंट मुद्दों पर मैं आप सभी से बातें करूं। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में, अभी के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं जेट एग्जाम के बारे में, यानी कि झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके बारे में जेपीएससी ने 2024 में ही एक नोटिफिकेशन के अनुसार, एक नोटिस के अनुसार बातें रखी थी। कहा गया था कि मई जून के टाइम, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 2024 की, मई जून 2024 के आसपास जो है जेटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बट वो फिलहाल एक नोटिस अभी तक जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है और उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन जेपीएससी ने जेट एग्जाम से रिलेटेड नहीं दिया। इस बीच बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आई जेटेट एग्जाम को लेकर, और इसमें भी जो है बहुत सारे बदलाव को लेकर बात कही गई। आप सभी को पता होगा कि ये जो एग्जाम है, जेट एग्जाम, वो हायर एजुकेशन में जो इंटरेस्टेड है, जो पीएचडी करना चाहते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिन्होंने पीजी कर रखा है या जिनका पीजी करने का मोटिव ही था असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या पीएचडी रिसर्च वर्क करना, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं, अब जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है, आप सभी को पता होगा कि यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं बात कर रही हूँ झारखंड की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, जो जेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जानी है, जो वैकेंसी है वो जेपीएससी को उसका जो कार्यभार है दिया गया है, सौंपा गया है कि उनके अनुसार सारी चीज़ें की जाएंगी। जिसमें से आपको मैं बता दूं तो 2404 पदों की बात कही गई थी और इसको लेकर भी जो अपडेट है वो आते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी दोनों के लिए जेट जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊंगी, जेट एग्जाम के सिलेबस को लेकर, नेगेटिव मार्किंग को लेकर, एज लिमिट को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, और ये जो जेट एग्जाम है वो पीएचडी में किस तरह से इंपॉर्टेंट रखता है और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें किस तरह से अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। किस तरह से ये एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, और यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या रहने वाला है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि जो जेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और जो जेट एग्ज़ाम के माध्यम से पीएचडी में एडमिशन लेंगे, उनको यहाँ पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिसकी अमाउंट है 22,500। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इसको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जो जेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी उसमें भी जेट एग्जाम को प्राथमिकता दी जाएगी। जो अभ्यर्थी जेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा उनको यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करने वाली हूँ और आज के अपडेट, आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। बट इस बारे में, यानी कि जेट एग्जाम से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी 2024 में, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से सिरेवार, शुरुआत से किस तरह से सारी चीज़ें होनी है, किसके अकॉर्डिंग होनी है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगी। तो चलिए, आज के अपडेट के अनुसार मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करती हूँ। साथ ही कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में देती जाऊँगी जेट से रिलेटेड। तो आइए, कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग सारी बातें कही गई है। बट इस अपडेट को मैं यहाँ पर बताने से पहले ये आपसे पूछना चाहूँगी या आपके सामने ये प्रश्न रखना चाहूँगी कि जिस आयोग द्वारा 7-8 महीने में एक एग्ज़ाम का जो पूरी तरह से हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है, यहाँ तक कि ये भी निकल कर सामने आया कि रिजल्ट भी तैयार है, बट यहाँ पर रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया जा रहा।
ठीक है, मैं बात कर रही हूँ आयोग जेपीएससी की और मैं बात कर रही हूँ जेपीएससी मेंस के रिजल्ट की। ठीक है, तो इसका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया जा रहा। अभ्यर्थियों की मांग पर भी, अभ्यर्थियों के आक्रोशन के बाद भी, धरना प्रदर्शन के बाद भी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो है होने के बाद भी यहाँ पर आयोग जो है रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पा रही। और जो एग्ज़ाम 17 सालों में हुई ही नहीं, 17 साल बाद होने वाली है, तो उस एग्ज़ाम को क्या जेपीएससी 2025 में सही तरीके से और जल्द ही करवा पाएगी, कंडक्ट करवा पाएगी, जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी भी शामिल है। आप सभी को क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो ये जेपीएससी के जो है हाथ में नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि जेपीएससी नहीं करा सकती, जेपीएससी बिल्कुल करा सकती है, उतनी पावरफुल है। ये जो आयोग है झारखंड के मुख्य आयोग में से एक है जेपीएससी जेएसएससी। इनके पास बहुत पावर है, बहुत सारे नॉलेज है, बहुत अच्छे अच्छे जो कर्मचारी है इसमें है, लेकिन ये कराती नहीं है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ इनके अंदर जो है, जो क्षमता की मैं बात करूँ तो इन आयोग में ये क्षमता है, लेकिन ये कराती नहीं है। भ्रष्टाचार बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, आपको सारी चीज़ें पता है, बच्चे नहीं हो, तो यहाँ पर आयोग नहीं करा सकती। आयोग के बस में नहीं है कि जल्द से जल्द इसे कंडक्ट कराया जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बात है ये 2024 में ही निकल कर सामने आई थी जेपीएससी के द्वारा एक नोटिस के थ्रू। अभी तक इसको लेकर कोई भी यहाँ पर नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो है बीच बीच में अपडेट आते रहती है कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट यहाँ पर उसको भी लेकर कोई भी ऑफिशियली कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब जो है हम बात कर लेते हैं नोटिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी होगी दूर, जो कि हम 2-4 सालों से सुनते आ रहे हैं। 17 साल बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। ये यहाँ की खामी है, यहाँ की कमी है। ठीक है, झारखंड सरकार की या आयोग की यहाँ पर खामी है, जो कि 17 साल बाद कराई जा रही है। जबकि आपको मैं बता दूं कुछ कुछ स्टेट में, कुछ कुछ राज्यों में जो है ये एग्ज़ाम हर साल ली जाती है। पात्रता परीक्षा हमेशा जो सेट एग्ज़ाम होती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो अन्य राज्यों में मैं बात करूँ तो कहीं पर हर साल में कंडक्ट कराई जाती है। और ऐसा 2024 में भी कहा गया था कि झारखंड में जो सेट एग्ज़ाम है, यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो हर साल एक बार जो है कंडक्ट कराई जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 17 साल बाद जो है ये बात निकलकर सामने फिर आ रही है, क्योंकि 24 में भी आई थी, अब 25 है, 25 में भी ये आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना नेगेटिव मार्किंग होगी या ना उम्र सीमा की बाध्यता होगी। तो ये चीज़ जो है पहले भी नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था, और जो एज लिमिट की बात है वो भी इसमें नहीं थी। मैं यहाँ पर क्लियर तरीके से और स्पष्ट तरीके से एक लाइन में बताना चाहूँगी, जिनको नेट के बारे में पता होगा, तो जिस तरह से एनटीए नेट कंडक्ट कराती है, अभी की मैं बात कर रही हूँ, पहले यूजीसी कराती थी, तो यहाँ पर जो जिस तरह से अभी या जो नेट एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एनटीए कंडक्ट कराती है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर जेट एग्ज़ाम में अप्लाई होने वाला है। कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी अलग है, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर सेम टू सेम है। अलग किस तरह से मैं बता दूँ, नेट जो है पहले ओएमआर शीट में ही होता था, लेकिन यहाँ पर कुछ सालों से अब जो है ऑनलाइन होती है। ठीक है, सीबीटी मोड में होती है नेट एग्ज़ाम, लेकिन जो जेट एग्ज़ाम आपकी होंगी वो ओएमआर शीट में ली जाएंगी। ठीक है, पेन पेपर में ये एग्ज़ाम ली जाएंगी। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। और दूसरी यहाँ पर अलग बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम है, यानी कि जेट एग्ज़ाम 43 सब्जेक्ट में होगी। नेट एग्ज़ाम जो है वो पहले 83 में होती थी, लेकिन 2025 में जो है 85 सब्जेक्ट में होने लगी। 2 सब्जेक्ट को जो है जोड़ा गया, आयुर्वेदा को और डिजास्टर मैनेजमेंट को इसमें जोड़ा गया। तो जो नेट एग्ज़ाम है वो 85 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराई जाती है, और जेट एग्ज़ाम जो आपकी होगी वो 43 सब्जेक्ट में ली जाएंगी। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड डिटेल में आपको चाहिए किन किन सब्जेक्ट में होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगी आपको। ओएमआर शीट में होगी, सब्जेक्ट 43 होंगे इसमें, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है एज की सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो क्वालिफिकेशन आपका पीजी यहाँ पर मांगा जाएगा, कम से कम 55% आपके पीजी में होने चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो होना चाहिए आपका 55%। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपके 50% यहाँ पर पीजी में आपके मार्क्स होने चाहिए, जो कि नेट में भी फॉलो होते हैं। नेट में भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसी तरह से होता है, पीजी में 55%, और जो ST SC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 50% होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपका क्वालिफिकेशन रखा जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है सेम है, सेम तरीके से होंगी यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू यहाँ पर आपको पता चलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कुल अभ्यर्थियों का 6% जारी होगा रिजल्ट।
तो यहाँ पर जो है जेट एग्ज़ाम जो क्वालिफाई जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होंगे जेट के लिए, उसमें टोटल अभ्यर्थियों का 6% जो है रिजल्ट निकाला जाएगा। ऐसा नेट में भी होता है, 6% जो है जेआरएफ के लिए निकाला जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे पीछे होते रहता है परसेंटेज यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हो अगर मैं अब प्रॉपर जेट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो जेपीएससी शीघ्र ही झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का आयोजन करेगा। कुल 43 विषयों के लिए आयोग द्वारा शीघ्र ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगभग 17 साल के बाद जेट का आयोजन रांची के विभिन्न केंद्रों में होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को जो है निर्धारण नहीं होगा, यानी कि जो बाध्यता रही है वो नहीं है। आप कितने भी उम्र के हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने पीजी किया हुआ हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया होगा, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% जो मार्क्स है वो होने ही चाहिए। ठीक है, वो आपके इम्पॉर्टेंट है। बाकी एज लिमिट की यहाँ पर कोई भी बाध्यता नहीं है। 50 साल के हो, 55 साल के हो, इंटरेस्टेड हो तो दे सकते हो। यहाँ पर मैं क्लियर करूँ, जेट एग्ज़ाम के माध्यम से आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। जो यहाँ पर जेपीएससी द्वारा कहा जा रहा है कि 2404 पदों के लिए जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालेगी, तो उसमें भी अगर आपने जेट क्वालिफाई किया है और आप उस वैकेंसी में शामिल हो रहे हो तो आपको वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो पीएचडी में भी आपका जो जेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आपको ही प्राथमिकता दी जाएगी पहले। क्लियर हो गया। तो जेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, दोनों जो आपके दोनों इंपॉर्टेंट विभाग है, पीएचडी हो गया या असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, उनके लिए। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर जमशेदपुर व बोकारो में भी केंद्र बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जा रही है कि जेट के लिए जो है वो विज्ञापन जेपीएससी द्वारा जारी किया जाएगा। और आपको पता है कि 17 साल बाद हो रहा है तो बहुत लोग, मैक्सिमम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर तो पहले रांची में रखने की बात कही गई है। अगर अभ्यर्थियों की यानी कि कैंडिडेट की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है तो उसके लिए यहाँ पर जमशेदपुर व बोकारो में भी जो है एग्जामिनेशन सेंटर बनाने की बात कही गई है। परीक्षा ओएमआर में होगी, मैंने पहले कहा आपको, ओएमआर शीट यानी कि पेन पेपर में होगी। ठीक है, इसके लिए 3 घंटे की परीक्षा बिना ब्रेक के ली जाएगी। तो ये भी जो चीज़ है वो नेट एग्ज़ाम में फॉलो होती है। भले ही नेट एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है, ये ऑफलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन है, ओएमआर शीट में होगी। 3 घंटे का ये पेपर होगा, यानी कि आप एक बार अगर बैठ गए तो आपको 3 घंटे बाद जो है वही उठने को मिलेगा। बीच में किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं होगा। और इसमें जो है आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि सबके लिए कॉमन होगा, जर्नल पेपर होगा। ठीक है, पेपर 2 वो होगा जो आपने पीजी में सब्जेक्ट लिया होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा वही पेपर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि पीजी में आपके हिंदी है तो आपको हिंदी ही चुनना होगा। यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको सब्जेक्ट में जो है ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें जो आपके पीजी में जो सब्जेक्ट रहे हैं उसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। और जो आप सेलेक्ट करोगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। पेपर 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जनरल पेपर जो सभी के लिए सेम होगा। पेपर 2 वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। मार्क्स की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है मल्टीपल चॉइस के प्रथम पत्र में 50 प्रश्न होंगे जो 100 अंकों का होगा। यानी कि पेपर 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस के पेपर होगा। उसमें जनरल पेपर सभी के लिए सेम है, जैसा कि मैंने कहा, जिसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 अंक होंगे, यानी कि टोटल जो है 100 मार्क्स के आपके पेपर 1 होंगे। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट पेपर होगा वो आपका, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 है, यानी कि 200 अंक का आपका दूसरा पेपर होगा, पेपर 2। क्लियर हो गया आपको। आगे नेक्स्ट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्लियर आउट। ठीक है, इसमें ज़्यादा फंसने की जरूरत है। नेगेटिव मार्किंग नेट एग्जाम में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी नेट जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। अब यहाँ पर बता दें कि जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको क्लियर किया कि पीजी के चाहिए 55%। अब यहाँ पर मैं बताऊँ क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स आपके होने चाहिए जिससे कि आप जो है जेट क्वालिफाई कर पाओगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुल शामिल अभ्यर्थियों का 6% ही रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, 6% यहाँ पर रिजल्ट निकलने वाला है।
जो जेट एग्ज़ाम के लिए जितने भी छात्र जो है अप्लाई करेंगे उनका कुल अभ्यर्थियों का 6% रिजल्ट निकलेगा, जिसमें से 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% जनरल के लिए होंगे और 60% जो है यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि 40% अनारक्षित व 60% आरक्षित कोटे के रहने की संभावना है। 6% रिजल्ट निकलेगा, जिसमें से आपका मैं बता दूं तो 40% जो है वो आपके जनरल कैटेगरीज में जो शामिल होते हैं उनके लिए होगा और 60% आरक्षित में। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित व AWS के लिए 40% होगा, वहीं पर जो है ST SC और BC के लिए जो है 35% होंगे। मालूम हो कि जेट परीक्षा का इंतजार राज्य के अभ्यर्थियों को लंबे समय से था, परीक्षा होने पर उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि JPSC जेट एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करा ले, ताकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाएगी तो उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो जेट के माध्यम से। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है और ये ऐसा ही होना चाहिए था। जेट को पहले लिया जाना चाहिए, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है जो JPSC द्वारा ही जारी की जाएगी वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दी है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जो चीज़ यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ, कुल जो है यहाँ पर अब बात कर लेते हैं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप देख सकते हो, JPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता व PhD एंट्रेंस के लिए अभ्यर्थियों से मांगेगा आवेदन। तो जो जेट एग्ज़ाम है उसका मोटिव ही यही है, ये जो पात्रता, ये जो टेस्ट है, ये 2 मोटिव से ही है, आपको पता है, PhD एंट्रेंस और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके लिए आवेदन जल्द ही जारी किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर बार बार। यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है कि 60 विषयों में 2400 पदों पर होगी नियुक्ति। तो यहाँ पर मैं क्लियर करूँ, आपका जेट एग्ज़ाम जो है वो आपका 43 सब्जेक्ट के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पर जो है कुल 60 विषयों में 2404 पदों पर होगी नियुक्ति। इसमें से आपका 2154 पद जो है वो रेगुलर होगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जा रही है, जबकि 250 पद जो है बैकलॉग के होंगे। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, 43 सब्जेक्ट से ही जेट का जो है आपको सेलेक्ट करना होगा, 43 सब्जेक्ट में जेट एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलेगी वो 60 विषयों में होगी। आगे यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लियर किया वही चीज़ यहाँ पर आगे बताई गई है कि कुल 43 विषयों की परीक्षा OMR शीट पर होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को PhD में नामांकन लेने पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। यहाँ पर मैंने पहले ही आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दी है शुरू में ही, तो यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि जो प्रोत्साहन राशि, यानी कि आपने जेट क्वालिफाई कर लिया अच्छे मार्क्स से, तो आप उसके बाद अगर PhD में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो है राशि दी जाएगी, और ये जो राशि है ये आपकी 22,500 रुपये प्रति महीने दी जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पर आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग व विभिन्न विविध द्वारा भेजी गई अधियाचना के तहत कुल 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है। इसमें कुल 60 विषयों में 2000, यहाँ पर मैंने बात कर ली है वो वही चीज़ यहाँ पर रिपीटेड है। फिर यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है कि जेट का आयोजन मई-जून 2024 में संभावित है, शीघ्र ही विज्ञापन जारी होगा, लेकिन 1 साल तक का मामला लंबित रख दिया गया। झारखंड गठन के बाद पहली बार जेट का आयोजन वर्ष 2008 में हुआ था, जबकि जिसकी CBI से जांच चल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर किसी चीज़ पर आप मोहर नहीं लगा सकते कि ये जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है ये बिल्कुल सही है और जल्द ही इस पर काम होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, पॉजिटिविटी रखिए, तैयारी कीजिए, इस चीज़ को लेकर आप प्रिपेयर रहिए पहले से। जिनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या PhD में एडमिशन लेना है, तो मैं बोलूँगी कि आपको हमेशा कंटिन्यू इस सारी चीज़ों में जो है लगे रहना है, अपनी नॉलेज को जो है बढ़ाते रहना है, अपने सब्जेक्ट को जो है अप टू डेट रखना है, ताकि आप ये सारी चीज़ें अगर झारखंड में नहीं तो अदर स्टेट में भी जो है उसका यूज़ करके इस्तेमाल कर आप जॉब ले सकते हो या PhD में भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और जब भी ये कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। ये सारी चीज़ें अभी तो न्यूज़पेपर में निकल कर सामने आ रही हैं, ये कब हकीकत में होगी, कब आयोग द्वारा ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा, वो सारी चीज़ें देखने वाली बात है, आगे की बात है। यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में जेट को मिलेगी प्राथमिकता। तो यहाँ पर जेट को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में भी मिलने वाली है प्राथमिकता, साथ ही PhD में एडमिशन लेने वाले हो तो उसमें भी जेट की जो है प्राथमिकता है। और यहाँ पर मैंने जैसा कि पहला कहा कि प्रोत्साहन राशि भी देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सरकार वैसे अभ्यर्थियों को 22,500 प्रति माह जो है राशि प्रदान करेगी।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो राज्य सरकार द्वारा ये राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पीएचडी में नामांकन लेने पर प्रोत्साहन राशि। तो जो जेट क्वालिफाई होंगे उसके बाद की बात कही जा रही है। ये ना सोच ले आप कि जो अभी जाके पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको दिया जाएगा, जी नहीं। जो जेट एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, शायद हो सकता है कि अच्छे मार्क्स हो, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6% का ही यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो 6% का रिजल्ट निकलेगा, तो आप सोच सकते हो कितने कम अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित होने वाले हैं। और वही अभ्यर्थी अगर पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो राज्य सरकार इनको राशि देगी प्रति महीने, जो कि आपके हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च वर्क के लिए आपको बहुत ही मददगार साबित हो सकता है, होगा ही। आई होप आप सभी को मेरी सारी अपडेट जो है समझ में आ गई होगी, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। साथ ही एक अपडेट यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी निकल कर सामने आया है, चूँकि ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो यहाँ पर मैं इसे भी बता देती हूँ। हाईकोर्ट का फैसला, राज्य के विश्वविद्यालयों में डोमेस्ट्रेटर अब 65 वर्ष में होंगे सेवानिवृत्त। रिटायरमेंट की जो उम्र सीमा है उसको यहाँ पर 65 वर्ष करने का आदेश दे दिया गया है। ठीक है, तो जेट एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दी आप सभी को। और भी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या नेट एग्जाम से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।